नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। अगर बत्ती चली जाए तो डर नहीं लगता, लेकिन किसी थाने में और ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश में अगर बत्ती बुझ जाए, बिजली गुल हो जाए तो डर लगने लगता है। क्योंकि अंधेरे में सिर्फ कानून नहीं मरता, इंसानियत भी दम तोड़ देती है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का नौनहरा थाना हो या कानपुर में रावतपुर थाने में हिरासत में मौत, उत्तर प्रदेश पुलिस पर लगातार ऐसे आरोप लग रहे हैं जो सिर्फ सत्ता की छवि को धूमिल कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की छवि को बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि उस आम आदमी की उम्मीद को भी कुचल दे रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं, जो आखिरी सांस तक थाने की चौखट पर आता है और आखिरी आस लेकर आता है, आखिरी सांस तक आता है। सवाल ये है कि क्या जो मित्र पुलिस है, जनता के मित्र पुलिस कही जाने वाली उत्तर प्रदेश की पुलिस का क्या यही चरित्र है? क्या यही हालात हैं? आज मंथन में इसी पर चर्चा। बत्ती न बुझा लगता है डर। वैसे तो ये किसी फिल्म का गाना है और कम से कम इस तरह की घटना से इसका कोई सरोकार नहीं है। ये किसी रोमांटिक सीन में गाया हुआ गाना है, लेकिन यहाँ रोमांस जैसा कुछ नहीं है। यहाँ है पीड़ा है, लाठियाँ हैं, दर्द है। ये रिपोर्ट देखिए। चटाचट चटकती लाठियां, घना घुप अंधेरा, चीखते भागते हुए लोग और गालियों लाठियों की बौछार करती पुलिस। ये तस्वीरें गाजीपुर के नौनहरा थाने की हैं, जिसने न सिर्फ बेशर्मी और बेहयाई की सारी हदें पार कर दी, बल्कि एक निर्दोष को भी मौत की नींद सुला दिया। जिस वर्दी पर आम आदमी की सुरक्षा का जिम्मा है, जो वर्दी कानून का पालन कराने के लिए दी गई, वो हत्यारी हो चुकी है। क्योंकि यूपी में अब बत्ती जाने से डर नहीं लगता साहब, थाने की बत्ती बुझ जाने से डर लगता है। यूपी की सत्ता के सर्वोच्च पद पर विराजमान यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश को सुरक्षित और भय मुक्त बनाने के लिए पूरी ताकत और जी जान झोंक रहे हैं, लेकिन पुलिस थानों में बैठे जिम्मेदार, जिनके कंधों पर इसको अमल में लाने की जिम्मेदारी है, वो सीएम योगी की मंशा को खुलेआम पलीता लगा रहे हैं। सीएम योगी की मंशा को धता पता विपरीत सरकार के साथ पर पट्टा लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। गाजीपुर के नौनहरा थाना क्षेत्र के गठिया गांव निवासी ओंकार राय और अरविंद राय के बीच बिजली के खंभे को लेकर विवाद चल रहा था। ओंकार राय अपने ट्यूबवेल पर कनेक्शन के लिए अरविंद राय के खेत से बिजली का पोल ले जा रहे थे, जिसका अरविंद राय ने विरोध किया। अरविंद राय के समर्थन में शेरपुर गांव निवासी भाजपा नेता राजेश राय बागी, विपुल बुशरा समेत 20 समर्थकों के साथ नौनहरा थाने पहुंच गए। पुलिस से बात की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो सभी लोग धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने थाने की बत्ती बुझाकर वो किया जो अपराधी भी करने से पहले 2 बार सोचता है। पुलिस के लाठीचार्ज में घायल सीताराम उपाध्याय की मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। अपनी ही सरकार के कार्यकर्ताओं पर बर्बर जनरल डायर की तरह लाठियां बरसाकर नौनहरा थाने की पुलिस कातिल बन बैठी। भले ही पुलिस कप्तान ने पूरे थाने पर कार्रवाई की हो, लेकिन पुलिस की कार्यशैली ने अपने पीछे कई सवाल छोड़ दिए, जो हर किसी के दिल को कचोट रहा है कि मित्र पुलिस अगर कातिल बन जाए तो आम आदमी फरियाद किससे लगाए। ये एक व्यक्ति की आज मृत्यु हुई थी, सुबह सूचना मिली थी, तो उसमें हम सभी लोग गए। वहाँ पर उन लोगों की कुछ डिमांड्स थी, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया था कि इस पूरे प्रकरण की मजिस्ट्रेट जांच कराई जाए। तो मजिस्ट्रेट जांच के लिए डीएम साहब को लिख दिया गया, मजिस्ट्रेट जांच गठित हो गई है। इसके अतिरिक्त उन लोगों ने पीएम कराने के लिए एक रिपोर्ट एप्लीकेशन दी है, उसके आधार पर पीएम कराया जा रहा है और पीएम में जो भी तथ्य आएंगे उनके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई इस अमल में लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त 11 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है। 6 लोग इंक्लूडिंग SHO, उनको सस्पेंड किया गया है तत्काल प्रभाव से।
एवं अन्य 6 लोगों को लाइन हाजिर किया गया है, ताकि किसी भी तरह से कोई जांच को प्रभावित ना कर पाए। और जांच बिल्कुल, क्योंकि हम लोग चाहते हैं निष्पक्ष रूप से जांच हो और जो भी दोषी है उसको हम चिन्हित करके उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। बात सिर्फ गाजीपुर तक रहती तो गनीमत थी। वर्दी का सितम प्रदेश के कई थानों में दिख रहा है। कानपुर के रावतपुर थाने में हिरासत के दौरान एक युवक ने बाथरूम में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का कहना है कि वह नशे का आदी था और आए दिन घर वालों से विवाद करता था, लेकिन दिन दहाड़े शख्स ने थाने में सुसाइड कर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा दिया। यूपी पुलिस की कार्यशैली पर यूपी में सियासत भी गरमाई हुई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पुलिस की कार्यशैली के साथ सरकार को घेरा और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रदेश में लूट मची हुई है, सरकार हिरासत में रिकॉर्ड का रिकॉर्ड बना रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिरासत में मौत का रिकॉर्ड के रिकॉर्ड बना रही है और कोई एक घटना नहीं है। गुजरात के बाद शायद सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही है उत्तर प्रदेश में हो रही है। अभी तक तो दूसरे मारे जा रहे थे, दूसरे लोगों की जान ली जा रही थी। अब उन्हें दुख महसूस हुआ कि अपने को खोने से क्या दुख होता है। लोगों का जो दर्द हम लोग कहते थे यहां बैठ करके आपके बीच में समय समय पे कहते थे, कम से कम अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दर्द समझ में आया होगा। और न केवल निंदा करनी चाहिए इस घटना की, बल्कि इस घटना के पीछे कौन है, इस तरह के काम करने के तरीकों को बढ़ावा कौन दे रहा है, कौन लोग हैं जो पीछे बैठ करके बढ़ावा दे रहे हैं। साल 2022 में आई राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस कस्टडी में मौत के आंकड़े हैरान करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में 2020-21 में पुलिस हिरासत में मौत के 451 मामले दर्ज किए गए। साल 2021-22 में हिरासत में मौत के कुल 501 मामले दर्ज हुए, जो बताने के लिए काफी है कि यूपी में भले ही सरकार आम आदमी के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हो, लेकिन पुलिस सरकार की मंशा को पलीता लगाने की हर वो संभव कोशिश कर रही है जो सरकार की मंशा के विपरीत है। सवाल है यूपी के डीजीपी साहब से और सवाल है थानों में बैठे उन थानेदारों से जो आम आदमी को सिर्फ हत्या करने के इरादे से ही थाने में लेकर आते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। गाजीपुर का एकहरा थाना, सीताराम उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, स्थानीय नेता, उनकी जीवित अवस्था, उनकी मृत्यु, जिस तरीके से पुलिस ने पीटा, उनकी मृत्यु अस्पताल में हुई, लेकिन उनकी जीवित अवस्था का एक वीडियो मैं देख रहा था। वो बड़ा भयानक और दर्दनाक वीडियो है। वो वीडियो भी हम आपको इस कार्यक्रम में दिखाएंगे। बहुत ही दर्दनाक वीडियो है। उसके बाद उनकी मौत हो गई। कानपुर का मसला है। कानपुर का जो मसला है, वहाँ का रावतपुर थाना, किसी व्यक्ति को लाई पुलिस, गुनाहगार था, बेगुनाह था। आमतौर पर हम देखते हैं कि जो क्रिमिनल होते हैं वो फांसी वासी नहीं लगाते, बड़े आराम से हथकड़ी डालकर मुस्कुराते हुए जाते हैं। उस आदमी ने फांसी लगा ली। ये सिर्फ दो घटनाएं हैं, एक नज़ीर हैं। और जो आंकड़ा है, ये पुलिस हिरासत में या पुलिस पिटाई से बहुत सारी मौतों में उत्तर प्रदेश बदनाम हो रहा है। दोनों घटनाएं बहुत गंभीर हैं और इन पर हम आज किसी बिना लाग लपेट के चर्चा करने वाले हैं। और इस पैनल में जो लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि पार्टी अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जो जनता है, हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर इस घटना को किस तरीके से बताया गया कि जनरल डायर की पुलिस है। पता नहीं, हमने तो देखा नहीं जनरल डायर को कैसे थे, लेकिन जलियांवाला कांड और तमाम इस तरीके के जो किताबों में लिखे हैं उसको जरूर समझा है। अब बत्ती बुझा के नया कल्चर उत्तर प्रदेश में है कि बत्ती बंद करो, बत्ती बंद करो। ये नया कल्चर है उत्तर प्रदेश में पीटने का। दिल्ली में भी इस तरीके का कल्चर अभी देखने को मिला। दिल्ली पुलिस ने तमाम लोग एसएससी के जो अभ्यर्थी थे वहां प्रदर्शन कर रहे थे, बत्ती बंद हो गई और उसके बाद फिर चला जम के लठ।
पत्रकारों से भी कैमरे छीने गए, उनको भी हिरासत में रखा गया। तो एक कल्चर है। और इस देश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या लाठी से इस जनता को हाँकेगी? बार बार पुलिस सुधारों की बात होती है, कमिश्नरेट कई जिलों में लागू हो गए हैं, लेकिन सीआरपीसी, आईपीसी, बीएनएस हो गई है, लेकिन चरित्र नहीं बदला। चरित्र वही है, कुछ भी बदल डालो, लेकिन चरित्र नहीं बदल पाओगे। ये बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, खुद ब्यूरोक्रेट रहे चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। विकास राय भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, चूंकि चंद्रिका जी जुड़े हुए हैं, लेकिन चूंकि गाजीपुर का मसला था तो मैंने एक स्थानीय नेता को भी जोड़ा है और उम्मीद है कि बहुत ईमानदारी के साथ में इस घटनाक्रम पर अपनी राय रखेंगे। कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो भी इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। प्रभात त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, बहुत बेबाकी साथ अपनी बात रखते हैं। और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव, लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में सर्व करने वाले आलोक रंजन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश चंद्र द्विवेदी जी उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक, वो भी जुड़ गए हैं। चूँकि ये दो घटनाएं ऐसी हैं, इनको लेकर बहुत रंज है मुझे, इसलिए आज मैं माफ़ी चाहता हूं मेहमानों से कि उनका स्वागत करने की मेरी हिम्मत नहीं है। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह मूल रूप से पत्रकार हैं और इन दिनों राजनीति में काफ़ी सुर्खियों में हैं। अपना मोर्चा, जो अपना दल का ही एक फ्रैक्शन है, उसके राष्ट्रीय संयोजक हैं चौधरी ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, ब्रजेंद्र सिंह पटेल, एक ही शख्सियत हैं। और इकरार खान अभी कहीं नज़र आ रहे थे मेरे संवाददाता। इकरार खान, इस पूरे प्रकरण में किस तरीके का रिएक्शन है? कार्रवाई तो ठीक है, पूरा थाना सस्पेंड हो गया, चला गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन क्या सीताराम उपाध्याय की जान वापस आ सकती है क्या? इकरार खान, मैं बता देना चाहता हूं कि सीताराम की जान सर वापस तो नहीं आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करके उनकी मौत हुई। मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के 20 साल से पुराने कार्यकर्ता होने के बाद, शुरू से उनकी, जब से वो पैदा हुए तब से उनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के छोटे से बड़े प्रोग्राम में शिरकत करना, चाहे धरना प्रदर्शन या कोई रैलियां, उसमें लगातार जाना, लगातार अपने भारतीय जनता पार्टी के झंडा गिरवाना। लेकिन कहीं ना कहीं जब जिला अध्यक्ष का एक वर्जन आया, एक बयान आया कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से संबंधित धरना प्रदर्शन नहीं था, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशाना था कि आखिर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरने पर बैठे और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने इसके बारे में संज्ञान क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं बैठा के दोनों पक्षों को अपनी जगह बातें करके मामला खत्म में किया। बहुत बड़ा मामला नहीं था, लेकिन छोटा मामला उन्होंने बड़ा बना दिया। और वहीं कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा होता है उत्तर प्रदेश पुलिस के और गाजीपुर के पुलिस के ऊपर की ऐसी 1:30 बजे रात को सब लोग अब धरने पर बैठे हैं, शांति व्यवस्था। हालांकि संविधान में हमें अधिकार दिया गया है कि हम कभी भी अपनी शांति ढंग से अपना धरना प्रदर्शन या अपनी बातें मांगने की बात कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको सवालिया निशान खड़ा करते हुए आज एक लोग की जान चली गई, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है। जी, इकरार, जैसा आपने कहा कि सीताराम उपाध्याय जी बड़े डेडिकेटेड, बड़े निष्ठावान कार्यकर्ता थे, जाहिर सी बात है आरएसएस से भी उनका जुड़ाव था। भारतीय जनता पार्टी में वो, जब आप 20-25 साल की बात कर रहे हैं तो बहुत कम लोग ऐसे इतने डेडिकेटेड कार्यकर्ता हुआ करते थे। और उस व्यक्ति की जान चली जाए, पुलिस ने पीट कर मार दिया उस व्यक्ति को, ये तो बहुत ही गजब बात है। और दूसरी बात जो शर्मनाक है कि भारतीय जनता पार्टी के गाजीपुर के जिला अध्यक्ष उसको ओन नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे ही नेताओं की वजह से, मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों, जो तमाम बड़े नेता हैं, वो उनकी जबान नहीं थकती है, देवतुल्य कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता। नेताओं की गाड़ियों का काफिला बढ़ता जा रहा है, विधायक सांसदों की संपत्ति बढ़ती जा रही है, बड़े बड़े नेताओं के पुत्रों की संपत्ति 100 गुना, 500 गुना बढ़ती जा रही है, और कार्यकर्ता की जान जा रही है। बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। चंद्रिका जी, कुछ कहने को बचा है इसमें क्या? चौहान, आपको मेरा नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। एक घटना बहुत दुखद है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। निश्चित रूप से एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की
पुलिस की पिटाई से मृत्यु हुई है, बहुत पीड़ादायक है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो ना भी होते और एक ऐसी घटना होती तो भी उतनी ही निंदाजनक और उतनी ही पीड़ादायक घटना थी ये। पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उसमें इतने लंबे अरसे के बाद भी पता नहीं क्यों सुधार नहीं आ रहा। क्योंकि कोई भी यदि अपराध भी करता है, हालांकि धरना देना तो कोई अपराध नहीं था, तो अपनी मांगों के लिए बैठे थे और उनके साथ बात करना चाहिए था। और थाने की तो बात छोड़िए, उनके सीनियर जो अफसर थे, चाहे वो सीओ होते या एसपी होते या किसी एडिशनल वगैरह को भेज के उनकी बातें सुनना चाहिए था, उसका निस्तारण करना चाहिए था। लेकिन पुलिस ने इतना दुस्साहस दिखाया कि उनको पीटा और पीटने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ये बात ठीक है कि कार्रवाई हुई है और कार्रवाई भी आगे भी होगी, लेकिन ये ओवरऑल एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है हमारी पुलिस की वर्किंग पर कि इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं। और ये घटनाएं बहुत मैंने प्रजातंत्र को भी कमजोर करती हैं और बड़ी पीड़ादायक भी हैं। मैं ज़्यादा कुछ न कहकर सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि चूंकि इसमें ऑलरेडी कार्रवाई हुई है, लेकिन कार्रवाई भर से काम नहीं चलेगा। इसमें एक होलसेल मैंने ओवरऑल एक चेंज की ज़रूरत है। जो पुलिस की ट्रेनिंग होती है, पीटीसी की है या अन्य ट्रेनिंग है उनकी, इसमें जिनका दृष्टिकोण है उसको बदलने की ज़रूरत है। और बिना उसको बदले हुए, क्योंकि कोई भी आदमी यदि थाने में आया अपनी समस्या को लेकर के, तो वो ऐसा नहीं है कि उसको हम डिमोरलाइज करें या पीटने लगे या उसके साथ एक साधारण सा बात को चंद्रिका जी, एक साधारण सा बिजली के तार, पता चला कि वो राय साहब ने वो तिवारी जी के खेत से निकाल दिया बिजली का तार, उसमें एक आदमी मर गया, जान चली गई। ये कौन सी पुलिस चल रही भाई उत्तर प्रदेश में? राजीव कृष्ण क्या कर रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल है भाई चंद्रिका जी। एक जान चली गई भाई, उसके परिवार को हम और आप सब सारे लोग इतने पैनल में मौजूद हैं, हम अगर फर्ज करें कि हम सीताराम उपाध्याय के परिवार के हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही निंदाजनक है। और इसमें सबसे बड़ी बात तो यही है कि दंडित तो होंगे ही वो लोग जिन्होंने ऐसा किया है, लेकिन ओवरऑल इनका जो एटीट्यूड है उसको ठीक करने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है। विकास राय वहां स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। विकास राय बताइए, पुलिस ने क्या अच्छा किया? उपाध्याय जी बहुत खराब आदमी थे, पार्टी के लिए उनकी जान चली गई, उनका कोई योगदान नहीं था। आपके अध्यक्ष जी कह रहे हैं वो तो आधिकारिक धरना नहीं था। तो ऐसे अध्यक्ष, ऐसे नेता, फिर पार्टी को झंडा कौन उठाएगा? विकास राय। और सबसे बड़ी बात है कि इंसान मर गया, पार्टी तो चलो किनारे करो उसको, पार्टियां आती रहती हैं। और जो पार्टी के लोग होते हैं वो जब सत्ता जब बनती है तो मौज दूसरे काटते हैं। कार्यकर्ता इसी तरह थाने में अपनी जान और दम तोड़ देता है। विकास राय। विकास राय अनम्यूट करिए। विकास राय का ऑडियो नहीं मिल रहा है, ठीक किया जाए उसे। बोलिए। उपाध्याय जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कट्टर समर्थक और नेता थे। उन्होंने अपने जीवन में भारतीय जनता पार्टी को ही अपना एक परिवार समझा था और जन समस्याओं के लिए सदैव क्षेत्र की तमाम समस्याओं को लेकर हर दिन हर कार्यालय में जहां भी जनता की जरूरत पड़ती थी वहां समस्याओं को निदान के लिए जाते थे। उस दिन भी क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर पहले से ही हम लोग वहां थाने पर मौजूद थे। उपाध्याय जी भी गाजीपुर से आ रहे थे, वहां भीड़ भाड़ देखकर उन्होंने यहाँ रुक गया और थाना हम लोग लगभग 1 बजे रात तक गांधीवादी तरीके से थाने नौनारा के अंदर बैठे हुए थे। लगभग 1 बजे के बाद थानाध्यक्ष नौनारा ने किसी अपने कप्तान महोदय के निर्देश पर बर्बरता पूर्वक सभी नौजवानों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई। आपको कैसे पता चला विकास राय कि कप्तान ने कोई निर्देश दिया? कोई फोन आया था, आपने सुना? क्या लगा आपको? कैसे आपने माना कि कप्तान का निर्देश था? वो हम लोग के सामने ही थानाध्यक्ष नौनारा ने के सर करके बात कर रहे थे, इसलिए हम लोगों ने समझा कोई उनके उच्च अधिकारी ही उनको निर्देश दे रहे हैं। जी बोलिए।
कोई उनसे कह रहा था कि, तो कह रहे थे नहीं अभी मैं कर दूंगा, ये कर दूंगा। एक तो हम लोग को उनकी बातों से लगा कि कोई उनके उच्च अधिकारी उनको ठीक है, निर्देश दे ठीक रहे है, हैं ठीक है। कि, और उसके बाद तुरंत 1-2 मिनट के बाद ही हम लोगों को चारों तरफ से घेर कर लाठियां बरसाई और गई। बत्ती बहुत बत्ती बंद बुरी कर दी, तरह थाने से की बत्ती बुझा दी, कार्यकर्ताओं को और नेताओं को पीटा गया। थाने की बत्ती भी बंद कर दी गई थी। हाँ, पूरे थाने की बत्ती बंद कर दी गई। जो लोग भाग के सड़क पे जा रहे थे उनको भी दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा था, खेत में दौड़ा के मारा जा रहा था। इलाज, चोट लगने के बाद इलाज कराने तक का मौका नहीं मिला था। इतनी पुलिस घर घर पे छापे मार रही थी। हम लोग के घर पुलिस ने रात में छापा मारा। हम लोग के बड़े भाई हैं राजेश राय बागी, वो भी लाठियां खाए थे, अपने घर पहुंचे। उनके 1-2 घंटे के बाद लगभग 5 बजे फिर पुलिस सैकड़ों की संख्या में जाकर थाने उठा लाई। सीताराम जी कि ये पूरी जो घटनाक्रम हुआ वो कैसे चोट खा गए, बचाने में लोगों को वो इतना चोट खा गए कि उनकी जान चली गई, क्या क्या आप उस धरने में थे, क्या हुआ वास्तव में विकास राय? सीताराम उपाध्याय जी एक दूसरे के बीच बचाव करने में ही ज्यादा उनको पुलिस की लाठियां लग गई थी। उनके शरीर पर देखने से अनुमान लग रहा है कि उनको पुलिस की ज्यादा लाठियां लगी थी, ज्यादा चोटें आई थी, जिससे उनकी मौत हो गई। तो अभी तक जो कार्रवाई हुई है, आप जिला अध्यक्ष को छोड़ दीजिए, आप जो सत्ता के मलाई काट रहे हैं उन नेताओं को छोड़ दीजिए, लेकिन जो आम कार्यकर्ता, जिसे बहुत बड़े बड़े नेता देवतुल्य कार्यकर्ता कहते हैं, उन देवतुल्य कार्यकर्ता क्या इस कार्यक्रम, ये जो कार्रवाई हुई है इससे वो देवतुल्य कार्यकर्ता क्या संतुष्ट हैं? विकास राय, जो कार्रवाई हुई है, थाने के कर्मचारी, जो भी एफआई इंस्पेक्टर थानाध्यक्ष थे और कुछ कांस्टेबलों को निलंबित और कुछ लोगों को लाइन हाजिर किया गया है। बाकी अभी जो कार्रवाई नहीं हुई है उसको आम जनता, हम लोग अभी मांग उसको कर रहे हैं, उस एफआईआर दर्ज हो, कार्रवाई हो। क्या मांग करना चाह रहे हैं आप बताइए के न्यूज के इस मंच से? यहाँ उत्तर प्रदेश के 2 बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं, आलोक रंजन जी और MC द्विवेदी साहब, अपने जमाने के दोनों बड़े बेहतरीन और बड़े पब्लिक फ्रेंडली अधिकारी दोनों रहे हैं, ये भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। बोलिए क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? और पुलिस की लाठियों से उनकी मौत हुई है, तो जो कार्रवाई, मौत होने के बाद जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई उन लोगों के ऊपर होना चाहिए। और परिवार का पालन पोषण भरण अब कैसे होगा? वो भी हम लोग मांग के तौर पर रखे हैं परिवार के लिए कि उनके परिवार से किसी को नौकरी मिल जाए। परिवार के उनके माता पिता बुजुर्ग हैं, उनके लिए मुआवजा की व्यवस्था के लिए भी। ठीक है, ठीक है। अब मैं आलोक रंजन जी को इस चर्चा में शामिल करता हूं। आलोक रंजन जी, एक तो ये घटना अचानक पुलिस को, मतलब पता नहीं कैसे आकाशवाणी होती कि भाई मारो कूटो। अभी तक तो ये हो रहा था कि विरोधी दल के लोग पीटे जा रहे थे, कूटे जा रहे थे, और लगातार अखिलेश यादव ने आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, और इस बात का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने फिक्र भी की कि भाई अभी तक तो विरोधी दल के लोग मारे जा रहे थे, उनकी जाने जा रही थी, उनके हाथ पैर तोड़े जा रहे थे, उन्हें गोलियां मारी जा रही थी, तो लोग ताली बजा रहे थे। अब जो सत्ताधारी दल है उसके लोगों के साथ भी ऐसा ये करने लगी है पुलिस और प्रशासन के लोग। ये कैसा तंत्र है आलोक जी, कैसे चल रहा है प्रशासन उत्तर प्रदेश का? नहीं, बहुत दुखद घटना है, और जैसे कि अभी पूर्व वक्ताओं ने अभी बात सामने रखी कि ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है ये घटना जो हुई है। कई चीजें इसमें निकल के आती हैं। सबसे पहले तो ये है कि कोई विवाद था, कोई समस्या थी, तो ये नहीं समझ में आया कि उस समस्या को अधिकारियों ने जैसे क्यों नहीं बैठ के बातचीत के जरिए हल कर लिया टाइम रहते हुए। उसमें क्या जरूरत पड़ी कि उसमें इतना धरना हो या वो हो, उसकी आवश्यकता पड़ने की क्या जरूरत थी? मुझे सुनने से ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बड़ी गंभीर समस्या थी जो नहीं हल हो सकती थी। तो वो कैसे क्यों नहीं अधिकारियों ने बैठ के समय स्टार्ट कर लिया, उसको कर लेना चाहिए था। सेकंड बात ये रही कि अगर धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, तो भाई ठीक है, लोकतांत्रिक तरीके से हुआ, कोई वायलेंट नहीं था, मॉब कोई वायलेंस भी इंडल्ज नहीं कर रहा था। तो ये समझ में नहीं आया कि क्यों इतना लाठीचार्ज ऑर्डर हुआ और किसने किया, और उस लाठीचार्ज के बाद इतनी बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुआ कि मतलब कि एक व्यक्ति की जान चली गई। यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो व्यक्ति कौन था। सीताराम उपाध्याय थे, एक नागरिक थे, यहाँ के उत्तर प्रदेश के नागरिक थे। अब वो बीजेपी कार्यकर्ता थे, वो दूसरी बात है, लेकिन वो एक नागरिक थे। किसी भी नागरिक को इस तरीके से बेरहमी की तरीके से पिटाई करके मार देना, मैं समझता हूँ कि एक्सेप्टेबल बात नहीं है। और बड़ा ये एक कई सवाल खड़े करता है
कि एक तो जैसे यूज ऑफ फोर्स होता है जब जरूरत पड़ती है, तो क्या यूज ऑफ फोर्स की जरूरत थी उस समय? हम लोग भी पढ़ाया जाता है लॉ एंड ऑर्डर की उसमें कंट्रोल करने में, तो जैसे लाठीचार्ज होना है या फायरिंग करनी है या कुछ भी होना है, तो उसकी सिचुएशन होनी चाहिए कि ऐसी स्थिति हुई, वायलेंट है, मॉब वो कर रहा है, आगजनी कर रहा है या कुछ कर रहा है, ऐसी स्थिति में आप इस सब चीजों पर आते हैं। तो यहाँ तो कोई ऐसी चीज सामने नहीं आ रही है, तो किस बात के लिए लाठीचार्ज हुआ? और इतना जबरदस्त लाठीचार्ज, एक तो होता है कि थोड़ा बहुत आपने भगाने के लिए कर दिया, और आप इतना मारते चले गए कि किसी की जान चली गई। तो ये इतनी क्या बात हुई कि इस तरीके से अनियंत्रित तरीके से यूज ऑफ फोर्स भी जो हुआ वो भी अनियंत्रित तरीके से हुआ, जबकि वहां पे जो ऑफिसर इंचार्ज था उसको देखना चाहिए था, अगर यूज ऑफ फोर्स करना भी है तो वो कंट्रोल के साथ किया जाता है, एक लिमिटेड उसके साथ किया जाता है, अगर उसकी आवश्यकता हो भी। यहाँ तो नजर नहीं आ रही थी। अच्छा, अब बात आई कि उतनी हो गई, किसी की मृत्यु भी हो गई, ठीक है, इसको संज्ञान लिया गया है, सस्पेंशन हुए हैं, लाइन हाजिर हुए हैं, मैजिस्ट्रियल जांच हुई है, लेकिन इसमें पॉइंट यह है कि एक तो मैजिस्ट्रियल जांच टाइम बाउंड तरीके से होनी चाहिए। ये ना हो कि 6 महीने चलती रहे तो उसका मामला ही खत्म हो जाएगा। 15 डेज या 20 डेज, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि उसमें टाइम बाउंड तरीके से जांच हो। दूसरा यह है कि मैजिस्ट्रियल जांच में फेयर तरीके से और इम्पार्शियल तरीके से होनी चाहिए। कई बार ये मेरा अनुभव भी रहा है ना, मैजिस्ट्रियल जांच भी कभी कभी वो लिपापोती की हो जाती है, मामला निपटाने के लिए। मैजिस्ट्रियल जांच भी कौन करता है? वहां एसडीएम ही करेगा, लोकल एसडीएम करेगा या कोई एडिशनल एसडीएम मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करेगा। आमतौर पे वहां एक पुलिस और मजिस्ट्रेसी में एक ऐसा भी होता है कि वातावरण होता है कि वो साथ साथ काम करते हैं, हर चीज करते हैं, तो वो एक नेचुरल सी कभी कभी बात आ जाती है कि वो पुलिस की ही जो स्टेटमेंट्स आएंगे या जो एविडेंस आएगी उसको लेते हुए ही अपनी इंक्वायरी को फाइनल कर देंगे, क्योंकि कभी कभी दूसरे पक्ष के लोग भी बयान देने आ भी नहीं पाते हैं मजिस्ट्रेट इंक्वायरी में सामने, तो एक जो पुलिस की स्टोरी आएगी उसी को शायद सपोर्ट मिल जाए, तो उससे फिर फायदा नहीं होगा। देयर शुड बी एन इम्पार्शियल इंक्वायरी, जो वास्तव में पता चले, और जो इसमें दोषी हो उसके खिलाफ और भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जानबूझ के इस तरीके से मारा गया है तो हाँ, एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए और फर्दर कार्रवाई इसमें बिल्कुल होनी चाहिए, ये मेरा मत है। तीसरा, मैं एक बार और कह दूं, जो आपने आंकड़े सामने रखे, मैंने भी देखे, शाम को मैंने भी आंकड़े देखे, और मैं भी सरप्राइज था कि 20-21 में 451 और 21-22 में 501 कस्टोडियल डेथ्स इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। मतलब 501 कस्टोडियल डेथ का मतलब कि हर दिन 1.5 लोग कस्टोडियल डेथ से, मतलब एक से ज्यादा लोगों की कस्टडी में डेथ होती चली जा रही है। मैं तो हत्या ही कहूंगा, इसके नीचे बंगाल और कहूंगा। बिहार नंबर 2 पे आता है, वो हमसे आधे से भी कम है। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस पे, उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर सवालिया निशान तो जरूर खड़ा करता है कि ये किस प्रकार की कार्यशैली हो रही है या कैसे अलाउ किया जा रहा है। शायद इसलिए अलाउ हो रहा है कि जो कस्टोडियल डेथ हो रही है, जब भी होती है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं और उसको 2008 के सीआरपीसी अमेंडमेंट में इंक्लूड किया गया है कि देयर शुड बी अ मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी, और मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के बाद तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। तो शायद ये नहीं हो रहा है। अगर 1-2 केस में भी जो लोगों ने दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो जाए तो ये चीजें, घटनाएं रुक जाएंगी। दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट्स विल नॉट हैपन अगेन। लेकिन शायद वो कार्रवाई नहीं हो रही है, और लोगों को भी, शायद पुलिस को भी विश्वास है कि वो कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए वो उसको बड़े आराम से उसको करते चल रहे हैं। ये, और तीसरा जो किसी ने, उपाध्याय जी ने पॉइंट उठाया था शुरू में, दैट इज ऑल्सो आई थिंक अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इसमें पुलिस ट्रेनिंग को भी हमें देखना बहुत जरूरी है कि पुलिस ट्रेनिंग हम क्या ठीक से कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कि पुलिस को किस तरीके से, हाउ टू हैंडल अ सिचुएशन, हाउ टू हैंडल अ मॉब, हाउ टू हैंडल अ धरना, हाउ टू हैंडल अ प्रदर्शन, इसके बारे में क्या ट्रेनिंग दी जा रही है प्रॉपर, या यूज ऑफ फोर्स के बारे में भी दी जा रही है प्रॉपर कि नहीं दी जा रही है, या कैसे व्यवहार होना चाहिए उनका, उसके बारे में भी। ये सब चीजें को मद्देनजर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें आलोक जी ने कही, कि बेहद महत्वपूर्ण बातें हैं कि एक तो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी जो होती है वो इस घटना को लेकर भी कह रहे हैं कि इसमें पूरी ईमानदारी से मजिस्ट्रेटी जांच होनी चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए, 15 दिन 20 दिन। और जो आंकड़े उत्तर प्रदेश के हैं, कस्टोडियल डेथ बढ़ रही हैं, पुलिस पिटाई से मौत हो रही है, उसमें रोक इसलिए नहीं लग रही है कि प्रशासन और पुलिस दोस्ती निभा रहा है, और जो आम आदमी है वो शमशान घाट चला जा रहा है। एक ब्रेक ले रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का एक साधारण सी घटना, बिजली के तार इस खेत से उस खेत करना, और शांतिपूर्वक थाने के कैंपस के अंदर 10, 15, 20 लोग, 25 लोग धरने पर बैठे हैं,
अचानक मध्य रात्रि के बाद लगभग 12 से 1 के बीच में पुलिस अचानक मारपीट शुरू कर देती और दौड़ा दौड़ा कर मारती। उसमें एक सीताराम उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी और संघ के पुराने कार्यकर्ता नेता दम तोड़ देते हैं। सवाल ये नहीं कि कौन भाजपा से जुड़ा है, कौन संघ से जुड़ा है, पुलिस का बर्बर रवैया। इस कार्यक्रम के जो प्रथम भाग में, फर्स्ट हाफ में, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रहे आलोक रंजन जी ने कहा कि एक तो ये घटना इसलिए बढ़ रही है कि जो मजिस्ट्रियल जांच होती है वो पार्शियलिटी कहीं ना कहीं उसमें होती है। एसडीएम करता है या कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करता है तो पुलिस से वो रिश्तेदारी निभा देता है। बहुत सारे लोगों के बयानात भी नहीं आ पाते हैं, इसीलिए इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसा हो सकता है, इसी आशंका उन्होंने जताई। और चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री ने कहा कि जो पुलिस ट्रेनिंग है, पुलिस सुधारों में पुलिस ट्रेनिंग बड़ी अहम होती है, उसको अभी और अच्छा करने की जरूरत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी एमसी द्विवेदी साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में लगातार बने हुए हैं। द्विवेदी जी, इस तरह की घटनाएं और कस्टोडियल डेथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बढ़ी हैं, इसको एक उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी होने के नाते क्या इस तरह की घटनाओं की जिम्मेदारी वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं लेनी चाहिए और आगे बढ़कर कुछ इस तरीके की कार्रवाइयां कर देनी चाहिए, संदेश दे देना चाहिए कि जिससे दोबारा पुनरावृत्ति ना हो? द्विवेदी जी, पुलिस कस्टडी में किसी भी कोई भी मृत्यु होती है तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, शासन के लिए भी, पुलिस विभाग के लिए भी और उस परिवार के लिए भी जिसकी मृत्यु हुई है। इस प्रकरण में भी मैं उपाध्याय जी के परिवार के प्रति पूरी संवेदना रखता हूँ। उनके साथ ऐसा दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ है। अब ये देखने की बात ये अवश्य है कि मैं वर्तमान इस प्रकरण के विषय में पूरी जानकारी मुझे नहीं दी गई, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आई है या अथवा किस कारण से शांत बैठे हुए लोग जैसे दिखाए गए उन पर एकदम लाठीचार्ज कर दिया गया। ये मतलब अनयूजुअल सा लगता है, लेकिन ये अवश्य है कि कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बहुत से अन्य कारण भी होते हैं कस्टोडियल डेथ में। जैसे आपने कानपुर की घटना बताया कि एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, तो सुसाइड करने के लिए तो आदमी की टेंडेंसी की बात है, उसकी मानसिकता की बात है। वो आदमी कोई आदमी घर में बहुत छोटी सी बात में सुसाइड कर लेते हैं। ये सुसाइड कर लेना, अब ये कहा जाए कि पुलिस देखती रहे, हर वक्त निगाह रखे, ये संभव नहीं है। मतलब प्रैक्टिकली ना तो पुलिस इतनी होती है, ना हर वक्त जिसमें आदमी बंद है उस पर निगाह रख सकती है। दूसरा ये भी कि बहुत से चोटिल घायल लोग आते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि उनको समय से दवा नहीं मिल पाई। वो पुलिस चाहे तब भी इंतजाम हर जगह नहीं कर सकती उसका। वर्तमान में अवश्य कुछ साधन बढ़ गए, पर ऐसे साधन इतने कम थे कि उसके इससे उनमें भी केस हो जाता। तो अब ये जो फिगर्स दिखाई जा रही हैं तमाम, लेकिन द्विवेदी साहब, जो लाठी से पीट कर मार डाला गया, लाठी जो चल गई, उसकी जान चली गई, उसको किस तरह हम देखें? उसको क्या देखें हम? किसको? सीताराम उपाध्याय को जो लाठी से पीट के मार डाला गया, उसको हम क्या कहें? उसको निश्चित रूप से अगर लाठियों से पीट के, जैसा आप बता रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ऐसी बात आती है, तो निश्चित रूप से ये तो बिल्कुल हत्या का प्रकरण है। और जिन व्यक्तियों ने ऐसा किया है इस तरह, उनके खिलाफ हत्या का अभियोग दर्ज होना चाहिए, क्योंकि हमें दोनों प्रकरण देखने हैं कि सत्य क्या है, नंबर एक। दूसरा कि अगर सत्य में किसी ने अपराध किया है तो उसको पूरी सजा मिलनी चाहिए, उसमें कोई रहम नहीं होना चाहिए। तो ये अभी जैसे सस्पेंड तो किया गया, आपने बताया कुछ लोगों को, लेकिन हो सकता है कि जांच होने के बाद, उससे जांच के बाद फिर केस रजिस्टर करने की बात आए। परंतु मैं ये नहीं कहा कि आपने किसी ने ये नहीं बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है। मैं ये किसी ने नहीं बताया कि उसकी हड्डी टूटी है, क्या हुआ है, क्यों मृत्यु हुई, जिसमें मृतक की मृत्यु क्यों हुई, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी ने देखा, क्यों आया? कहीं ऐसा तो नहीं मालिक आदमी बैठा है, कभी कभी तो हार्ट अटैक से भी आदमी की मृत्यु हो जाती है बैठे बैठे। मैं तो ये कहता हूँ कि सत्य की पता लगाने के लिए थोड़ा सा गहन जांच की आवश्यकता हर केस में होती है। परंतु कोई भी प्रकरण जिसमें पुलिस के कस्टडी में मृत्यु हो रही है, वो प्रशासन के लिए, शासन के लिए, पुलिस विभाग के लिए बहुत ही बदनामी का कारण होता है, साथ ही जन आक्रोश का कारण होता है। इस विषय में बहुत पहले शासनादेश भी था कि चाहे कोई जांच ना की जाए, अगर पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई, चाहे हार्ट अटैक से भी हो गई, तो पहले आप स्टेशन अफसर को सस्पेंड कर दीजिए।
ये लिखित में शासनादेश था कि उसको सस्पेंड कर दिए। तो वो सिर्फ इधर जन आक्रोश को रोकने के लिए, अगर उसकी गलती नहीं है तो फिर उसको सजा नहीं देंगे, लेकिन जन आक्रोश रोकने के लिए। तो ऐसा जन आक्रोश पैदा होना स्वयं में एक गंभीर घटना है। और वर्तमान प्रकरण में अगर पुलिस की लाठी से इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो ये बहुत ही गंभीर है, और इसमें उस पर हालत में अवश्य से FIR रजिस्टर होनी चाहिए संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ जिनकी वजह से ऐसा हुआ है, और उनके खिलाफ चार्जशीट लग के केस चल रहा है। जी जी जी। प्रभात त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रभात जी, इस पूरे प्रकरण को अभी अब तक देखा कि किस तरीके से इसमें तमाम तथ्य निकल कर आए। विकास राय वहाँ जो घटनास्थल पे मौजूद थे, उन्होंने अपनी बातें बताई, तमाम लोगों ने बताई। क्या पुलिस बेअंदाज हो गई? उत्तर प्रदेश की पुलिस कुछ भी कर रही है, उसको लगेगा कि हमारा तो बाल बांका होने नहीं है तो हम ऐसी तैसी कर दें इस देश के, उत्तर प्रदेश की जनता भी। देखिए दुर्गेन जी, इसको समझना होगा, कोई भी सरकारें रहें, मैं तो सब 90 से मुलायम सिंह की सरकार से देख रहा हूं और 2025 में हम बैठे हुए हैं, लगभग 35 साल हो गए हैं। खाकी का जो एक चेहरा है, जो राजनीतिक दबाव के कारण निरंकुशता है खाकी की। खाकी का मतलब ये नहीं है कि आम इंसान को, मानव को, क्योंकि आप भी मानव हैं, जो खाकी पहने हैं वो भी एक आम इंसान है। यहाँ सवाल किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है कि फलानी पार्टी है। कोई भी प्रदेश का मुखिया नहीं चाहता है कि उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति की हत्या हो या हत्या कर दी जाए। जो ये राजनीतिक एक दबाव पड़ता है और जो लोग पार्टी बंदी से IPS और IAS काम करने लगते हैं और निरंकुश हो जाते हैं। देखिए गाजीपुर की जो घटना हुई, गाजीपुर की घटना में आप SHO को या चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दीजिए, आप लाइन हाजिर कर दिए, ये कोई पनिशमेंट नहीं है। पुलिस अभिरक्षा में अगर किसी भी व्यक्ति की मौत होती है और वो भी लाइट और बत्ती बंद करके आप लठ चलाते हैं, तो ऐसे तो अभिरक्षा में भी नहीं थे, ये तो अभिरक्षा में भी नहीं थे प्रभात जी। इनको तो दौड़ा दौड़ा के पीटने लगे, कोई अभिरक्षा में नहीं थे, धरना दे रहे थे। नहीं, मैं आपसे एक बात कहता रहा हूं, आप बात पूरी आ जाने दीजिए मेरी, कि पुलिस अभिरक्षा में थे या वो धरने में थे, उनको ले जाया गया, पुलिस के मारा पीटा, वो मर गए। सवाल इस बात का नहीं है। सवाल इस बात का है कि पुलिस होती है जनता की रक्षा के लिए, जनता में विश्वास कायम करने के लिए। IPS से IAS जो होता है वो सरकार की छवि को बनाता है। मैं ये कहता हूं कि एक SHO और चौकी इंचार्ज को हटा देने से ये घटनाएं नहीं रुक जाएंगी। ये घटनाएं तब रुकेंगी जब मनोवैज्ञानिक तौर पे जो ये पुलिस वाले हैं, ये इनके संग क्या समस्याएं हैं। आप पुलिस रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इनके ऊपर क्या पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, क्या ये पार्टी बंदी के आधार पे काम करते हैं, तो ये सारे कारण हैं। आज तक मैं नहीं समझ पाया 30 साल में पत्रकारिता में कि क्या पुलिस रिफॉर्म्स किसने किया, चाहे वो मुलायम सिंह की सरकार हो, चाहे मायावती की हो, चाहे अखिलेश की हो, चाहे अब योगी आदित्यनाथ की सरकार हो। करोड़ों अरबों रुपए आप खर्च कर रहे हैं, आपने पुलिस रिफॉर्म्स के लिए क्या किया? क्या उनका मनोवैज्ञानिक तरीके से कोई टेस्ट हुआ? पुलिस के सिपाही से लेके और थाना इंचार्ज दरोगा से लेके इंस्पेक्टर CO और IPS SSP, ये सब जिस तरीके से अपनी अपनी ड्यूटी कोई राजनीतिक आकाओं के इशारे में काम करते हैं। अब SP वहां क्या कर रहा था? वहां पे जिसने बत्ती बंद कराई है, जिसने इस तरीके का लठ चलवाया एक IPS ने, क्या उसका ट्रांसफर हुआ? क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? आपने एक SO को हटा दिया, आपने चौकी इंचार्ज उठा दिया। अरे बर्खास्तगी कीजिए। आपको अगर कोई नजीर पेश करनी है समाज में, तो आप समाज में नजीर पेश करने के लिए बर्खास्त कीजिए, ऊपर के लोगों की कार्रवाई कीजिए। आप वहां से अब ये घटना गाजीपुर की है, एक ब्राह्मण मर गया, राजनीति होगी, पार्टी में वो गुटबाजी थी, ऐसा था वैसा था, ये सब चर्चाएं चलेंगी, लोग समीक्षा करेंगे। मैं एक चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, योगी राज की सरकार में अगर कानून व्यवस्था की बात होती है तो कहीं ना कहीं योगी राज जी का नाम आता है कि बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है। लेकिन इस तरीके की घटना योगी जी के गले की हड्डी बन जाती है। क्या है, पूरा 2027 का चुनाव भी आ रहा है, विपक्ष तो इसको मुद्दे को आगे बढ़ाएगा भी। कानपुर की घटना हो या कोई भी घटनाएं हो, अगर योगी आदित्यनाथ जी के जो नीचे के अधिकारी हैं, चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम हो, चाहे वो DGP हो, क्या कर रहे थे वो? क्या एक्शन लिया उन्होंने? बड़ा एक्शन क्या हुआ? ठीक है। इस गाजीपुर की घटना के बाद बड़ा एक्शन क्या हुआ? चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज आलोक रंजन जी हैं, महेश चंद्र द्विवेदी जी भी हैं,
इन लोगों ने जब अपने राज्य में काम, जब सरकारों में काम किया, तो मुझे नहीं लगता है कि इतना राजनीतिक दबाव में, द्विवेदी साहब का तो बड़ा अच्छा बड़ा इतिहास रहा है हमारे डीजीपी के उसमें। तो लेकिन सवाल इस बात का है कि अब पुलिस रिफॉर्म, खाकी का चेहरा कैसे बदलेगा? ठीक है, खाकी का चेहरा कौन बदलेगा? ठीक है, बड़ा सवाल है प्रभात जी, बड़ा सवाल है ये। सवाल मैं कपिल श्रीवास्तव से पूछा हूं। कपिल श्रीवास्तव, प्रभात त्रिपाठी कह रहे हैं कि भाई राजनीतिक दबाव रहता है, आपकी भी सरकारों में, उससे पहले की सरकारों में, उसके पहले तो क्या इस तरीके की घटनाएं फ्रस्ट्रेट होकर हो जाती हैं, राजनीतिक दबाव में होती हैं क्या? अनम्यूट करिए कपीस जी। जो आप जी सुन पा रहे हैं, बोलिए। अनम्यूट बोलिए। मैं आपको पहली चीज तो ये कह दूं, क्योंकि रोज एक अधिवक्ता होने के नाते हम लोग के बड़े करीबी चीजों से मैं देखता हूं इन्हें। जो आपने अभी उदाहरण दिया है 2021 और 21-22 का, यानी कि लगभग 2 मौतें रोज जो है पुलिस की अभिरक्षा में हो रही हैं, और फिर भी ये कहा जा रहा है कि योगी जी का शासन बड़ा अच्छा है। क्राइम को आप खत्म करने के लिए पुलिस बनाई गई है, या पुलिस को ही टोन कर दिया गया कि वो अपराधी हो गई है? और मन क्यों नहीं बढ़ेगा जब 2 माफियाओं को मिटाने के लिए 3 माफिया बच्चे पैदा कर दिए जाएं, और उसके बाद क्या हुआ शायद आप भी नहीं जानते होंगे, यहाँ पैनल पे बैठे हुए लोग भी नहीं बता पाएंगे कि उनके साथ क्या हुआ जिन्होंने 2 माफियाओं को गोली मारी थी, और पुलिस वाले वहां खड़ा होकर तमाशा देख रहे थे। 24 में से 24 कैमरे बंद कैसे हो गए थे, ये कौन बंद करा देता है? और जिस तरीके से कन्नौज के अंदर रेप पीड़िता का ही बलात्कार किया जाता है पुलिस के द्वारा, ये 0% टॉलरेंस की नीति तो नहीं हो सकती। और ये मुंह में खून लगवा कौन रहा है? अभी तो विपक्ष के नेताओं को मारा जाता था, अन्य लोगों को जाति बिरादरी देख करके मारा जा रहा था। आज जो घटना हुई है वो सेम उसी तरह की घटना है, और ये हकीकत है कि दिवंगत आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। इसमें अगर आप देखेंगे तो पुलिस को बर्बरता पूर्वक कार्य करने की छूट योगी सरकार ने दे रखी है, जिसका यह परिणाम है कि आज वो विपक्ष को छोड़ के सत्ता पक्ष के साथ भी वही व्यवहार किया जो कि उन्होंने विपक्ष के नेताओं या अन्य लोगों के साथ करते थे, जिनको मानते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं। अब मैं तीसरी बात आपको कही कि देखिए ये रुकेगा कब। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम नजीरें दी। डीके बसु साहब का एक नजीर केस है जिसमें तमाम तरीके की एक्टिविटीज के बारे में दिया है कि पुलिस को क्या करना चाहिए। लेकिन क्या होता है, द्विवेदी साहब की बातों से आप देखिए सामने है, दिखाई दे रहा है कि लाइट बंद करके मारा गया, और बकायदा एक लाइव वीडियो मैंने देखा, पेट पे काला निशान और पेट जो है वो कुंभ की तरह बाहर निकल गया, और बड़ी तड़पण के बाद मृत्यु हुई है। बर्बरता पूर्वक उसे पीटा गया लाठियों से, उसे पैरों से कुचला गया है, और उसके बाद भी कह रहे हैं जांच के बाद जब पोस्टमार्टम आ जाएगा तब हम देख के बता पाएंगे। देखिए ये अगर घटनाओं को पुलिस अभिरक्षा में रोकना है तो कानून के अंदर एक सुधार होना चाहिए। जैसे दहेज हत्या के मामले में जो एविडेंस का भार होता है वो पति या पति के घर वालों पर होता है, ठीक इसी तरीके से पुलिस अभिरक्षा में अगर कोई मृत्यु होती है तो उसके एविडेंसेस को चेंज करके उसका भार जो है वो पुलिस के ऊपर होना चाहिए। और जब जी लगता है कपिल श्रीवास्तव कि वो शाबाशी देता हो, आपने देखा होगा कि संभल में सीओ को शाबाशी दिया जा रहा, और वो कितनी गलत बातें कह रहे थे। तो ये आपके सामने है कि ये सरकार खुली छूट दे रखी है, और योगी जी के अपने विधायक उनके खिलाफ हैं क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी जाती। अब ये तो आपकी राजनीतिक बात है, आप कह सकते हैं तो नहीं करता है, ये राजनीतिक बात है, लेकिन आज कपिल जी कैसे सम्मान देंगे तो पुलिस अथॉरिटीज का तो ये राजनीतिक बात हो सकती है कि किसके विधायक किसको नहीं सुन रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि एक व्यक्ति की जान पुलिस पीट पीट कर ले रही थी, ये बड़ा सवाल है। चौधरी ब्रजेंद्र पटेल अपना मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हैं। चौधरी ब्रजेंद्र पटेल ने इस मुद्दे को उठाया है और लगातार वो आज इस पर जब से घटना हुई तब तक वो लिख भी रहे हैं और सवाल भी उठा रहे हैं। ब्रजेंद्र, इस तरीके की घटनाओं के पीछे किस तरीके की मानसिकता काम करती है? जी ये देखिए, यही योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे और कुंभ में एक पुलिस का चेहरा नजर आया।
पूरे देश ने बड़ी शाबाशी दी कुंभ की पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस। कुंभ के दौरान सबकी बड़ी निगरानी थी कि जरा सी भी कोई बदतमीजी होगी, दरोगा बदतमीजी से बात करेगा श्रद्धालुओं के साथ तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, मुकदमा हो जाएगा। कुंभ के दौरान कई करोड़ लोग आए और पुलिस का चेहरा ठीक हो सकता है तो रोजमर्रा में क्यों नहीं हो सकता? ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात है। डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी को इन सब चीजों को देखना है। ये जो आज उपाध्याय जी का मर्डर हुआ है, हत्या हुई है, लाठीचार्ज हुआ है, इस पर पहली बात तो मजिस्ट्रेट से नहीं, हाई कोर्ट के जज से इस मामले की जांच करावें। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जब जांच करेंगे और दरोगा पर, इंस्पेक्टर पर, सिपाहियों पर हत्या का मुकदमा और जो एसपी हैं वहां के, उनके ऊपर नेग्लिजेंसी का मुकदमा, साजिश करने का मुकदमा जब दर्ज होगा, और मैं तो आपके चैनल से एक बात ये भी उठाना चाहता हूं कि जो नजीर बनेगी इस पूरे मामले की सुनवाई किसी भी तरह से, उसका कोई विधि विधान करें, इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लावें और ये पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ हत्या का ये मुकदमा चले और इसको 3 महीने के अंदर सजा सुनाई जाए। ये सजा फिर जो उपाध्याय जी कहते हैं और जो रंजन साहब जानते हैं कि फिर ये सजा और ये नजीर, ये कहानी इनके जो पीटीसी हैं और जहां इनकी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर होती है वहां नजीर बताई जाए कि अगर ये करोगे तो हत्या और हत्या की साजिश का मुकदमा चलेगा। कप्तान बैठा रहता है, निग्लिजेंसी करते हैं, अभद्र भाषा का व्यवहार होता है पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस में, मंत्री रो रहे हैं इस सरकार में। और देखिए ये जो राजनीतिक दबाव की बात कर रहे थे हमारे एक साथी, एक प्रकाश द्विवेदी नाम के विधायक एसडीएम को थप्पड़ मार देते हैं, बांदा के विधायक हैं वो भी कुछ नहीं करते हैं। उपाध्याय जी के पड़ोस के विधायक हैं वो। फतेहपुर जिले में एक सीओ ने 3-4 महिला नेताओं को थप्पड़ से मारा, उनको घुसने नहीं दिया। बेअदबी, बदजुबानी, मानहानि, नागरिक का सम्मान गिराना, ये पुलिस की रोजमर्रा का काम हो गया है। आज तो उपाध्याय जी की हत्या पर बात हो रही। दुर्गेन जी जो जख्मी हो गए उस लाठीचार्ज में, उनकी कोई जिक्र नहीं है। अगर ये लोग विपक्ष के होते तो आज चर्चा भी नहीं हो पाती। ये तो उपाध्याय संघ के व्यक्ति थे, भारत के नागरिक हैं, लेकिन जिनकी चर्चा होती है, इन चर्चाओं पर जैसे आदरणीय द्विवेदी जी कह रहे थे, बहुत सारे लोगों को बड़ी मुश्किलें हैं, पेंशन रुक जाती है जब सच बात बोल देते हैं। सीधा सीधा वीडियो में मर्डर दिख रहा है, ये हत्या हुई है, लाठी चार्ज हुआ है। अब इसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहां चाहिए द्विवेदी जी? नहीं तो कोर्ट में, प्रेजेंट कोर्ट में कैसे चलेगा मुकदमा? वो बात तो ठीक कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन्हीं के सिखाए हुए लोग हैं। जिस स्कूल से, माफ करें द्विवेदी जी, जिस स्कूल से द्विवेदी जी डीजीपी तक हुए हैं, उसी स्कूल के सिपाही और दरोगा हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में मजिस्ट्रेट तो अब दिखते नहीं हैं फील्ड पर, मैदान में। जिन जिलों में पुलिस कमिश्नरी हो गई वहां एसीपी खुद मजिस्ट्रेटी पावर में है। दुर्गेन जी, जब तक हाई कोर्ट का न्यायाधीश, रिटायर्ड न्यायाधीश से जांच नहीं होगी गाजीपुर की, तब तक न्याय नहीं होगा। उस परिवार को नौकरी, मुआवजा जो भी देना है, समाज में एक बड़ा संदेश जाए और पुलिस के कर्मचारियों को भी संदेश जाए कि अगर अपराध करेंगे तो हत्या का मुकदमा चलेगा, और हत्या का मुकदमा जैसे एमएलए एमपी कोर्ट में जाता है उसी तरह से इस मुकदमे को इन्हें ट्रांसफर करना चाहिए। उसके लिए जो भी विधि विधान करें, वरना एक एक आदमी को पुलिस रोज चौराहे पर, एक सिपाही गाड़ी के जब आपके कागज चेक करता है वो माँ बहन की गालियां देता है आपको। तमाम दरोगा, तमाम कैसा मनोव्यवहार है इनका, इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में आईपीएस अपने गिरोह चला रहे हैं। इसके पहले 5 गिरोह पकड़े गए ना, नोएडा में, गाजियाबाद में, ये गिरोह चलाने वाले आईपीएस पकड़े गए। कानपुर में देखिए आधा दर्जन डीएसपी पकड़े गए, एक आदमी के साथ गिरोह चलाते थे, फर्जी मुकदमे दर्ज करवाते थे, उठा के घर से उठवा लेते थे। ये पुलिस के अंदर एक गुंडों का तंत्र है। पुलिस के आईपीएस अफसर जो हैं ये गुंडों का तंत्र चला रहे हैं। सुपारी लेकर आदमी की इज्जत उतारते हैं, सुपारी लेकर हत्या कराते हैं। ये बृहद जांच का विषय है दुर्गेन जी, ये एक घटना मात्र नहीं है। इस घटना से आक्रोश फूट रहा है। अभी आदरणीय द्विवेदी जी कह रहे थे सस्पेंशन कर देती है तो जनाक्रोश थमता है। सस्पेंशन कोई दंड नहीं है इनकी भाषा में, डिसमिसल दंड है। और डिसमिसल के अलावा ये जो अपराध हुआ है आईपीसी का, भारतीय दंड संहिता का, इनके खिलाफ हत्या की एफआईआर बनती है, हत्या की एफआईआर बनती है, 307 की एफआईआर बनती है।
जानलेवा और कातिलाना हमला हुआ है। ये नजीर जब तक नहीं आएगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को खुद देखना चाहिए कि कौन से लोग हैं जो उनकी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, कौन से लोग हैं जो उनकी सरकार को नहीं चलने देना चाहते, ठीक है, या वो खुद ऐसा चाहते हैं। ठीक है, बड़ी महत्वपूर्ण बात ब्रजेंद्र ने की। चंद्रिका जी, ब्रजेंद्र ने एक तो बात बड़ी महत्वपूर्ण कही कि भाई ये मुख्यमंत्री जी को अब सीधे देखना चाहिए, हालांकि वो देखते भी हैं, लेकिन एक नज़ीर उनको भी दे देनी चाहिए कि भाई ठीक है 4-5 इस तरह के नज़ीर पेश कर दें ताकि कम से कम इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो। ट्रेनिंग की बात आपने कही, ब्रजेंद्र ने भी उस बात को कहा कि नहीं ट्रेनिंग होनी चाहिए, अच्छे तरीके से चीज़ों को होना चाहिए, लेकिन ये प्रवृत्ति एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पुलिस के अंदर गुंडा तंत्र और गिरोह, ये नई बात निकल कर आई है, जानते हम सब हैं, लेकिन ये एस्टैब्लिश हो रही है के न्यूज़ पे। अभी ब्रजेंद्र जी ने बात उठाई है, बहुत ज्यादा मुझे इस बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन जो सामान्यतः मानव प्रवृत्ति है, अगर वो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक नहीं है, पाप पुण्य को, ईश्वर को नहीं डरता, तो गलत कामों में प्रवृत्त होने लगता है। समाज में भी ऐसे लोग हैं, विभागों में भी होंगे, मैं इस बात को डिनाई नहीं करता, और इसमें व्यापक रूप से जांच की और कार्रवाई की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी जरूरत यह है कि जांच भी तेजी से होना चाहिए और दंडित होना चाहिए लोगों को। अगर दंडित नहीं होंगे तो धीरे धीरे करके उसका फिर प्रभाव बहुत क्षीण हो जाता है। तो मैं तो यही कहता हूं कि इसी जैसे यही प्रकरण है, इसी प्रकरण को एक एग्जाम्पल के रूप में लेना चाहिए और प्रारंभिक जांच जो कराना वो करा लें, और इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज करके और इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए, और जो जिले के सीनियर अफसर होते हैं विभाग के, उनको भी निश्चित रूप से इसमें जिम्मेदार बनाना चाहिए। ठीक बात है। द्विवेदी साहब, समाधान, अब हम लोग चर्चा निंदा तो कर लिए, समाधान, एक बहुत एक्सपीरियंस अफसर रहे हैं आप उत्तर प्रदेश पुलिस में, क्या समाधान है? देखिए, समाधान तो ये है कि जब पुलिस में भर्ती जिसको किया जाए उसका साइकोलॉजी का टेस्ट होना चाहिए जी, और जब भर्ती हो, वो चाहे सिपाही हो और चाहे ऊपर का हो, एक कि उसकी मानसिकता क्या है, किस तरह का है। मैं जानता हूँ, जैसे ये प्रकरण है, मान लीजिए को ऐसा कभी कभी मैंने देखा है कि मारने की आवश्यकता नहीं है, तब भी सिपाही डंडा चला देता है वहाँ थाने में। अब वो डंडा इसलिए चला देता है कि उसकी मानसिकता इस तरह की बन गई, गांव में इस तरह या तो पिता से पिटता रहा या जानवरों को पिटते हुए देखता है। उस मानसिकता को बदलने के लिए ऐसे लोगों को नहीं लिया जाना चाहिए जिनकी इस तरह की हत्या की या ऐसी बिना सोचे समझे कार्य करने की प्रवृत्ति हो। दूसरा ये है कि जैसा बताया गया कि ट्रेनिंग में इन विषयों को बहुत विस्तृत रूप से, देखिए ये तो सब ट्रेनिंग देते हैं कि आप ये मत कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, ये कीजिए, लेकिन विस्तृत रूप से घटनाओं को उद्धृत करते हुए कि क्या क्या हो सकता है, वो विस्तृत रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें दिखाया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए कि जब कोई आता है, कोई अपराधी पकड़ के, तो आपको कैसा व्यवहार करना है, और अगर आपने सर में मार दिया तो मर जाएगा, वही डंडा अगर पैर में लगे तो माइनर चोट आती है। तो जब बल प्रयोग भी करते हैं तब भी ये ध्यान रखें कि सर में न मारने के बजाय अगर पैर में मारे तो कम आदमी मरेगा नहीं। तो ये चीज़ होनी चाहिए। और फिर जो ये है कि दंडात्मक कार्यवाही का भी अच्छा असर पड़ता है, अगर जो ऐसा करता है वो पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ जी ठीक गंभीर दंडात्मक कार्यवाही होनी चाहिए। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आलोक जी, समाधान, एक द्विवेदी जी ने अपने तरीके से समाधान बताया है, आपने भी बहुत सारे मसलों को हल किया होगा अपने पूरे सेवा काल में, कलेक्टर से लेके चीफ सेक्रेटरी तक, क्या समाधान है या कहाँ चूक कर रहे हैं हम? नहीं, द्विवेदी जी ने जो बात कही है उससे तो पहले मैं सहमत हूँ, और उसके आगे मैं ये कहूंगा कि ये जो इंसिडेंट हुआ है इसी को चाहे नजीर बना लिया जाए, इसमें 15 दिन के अंदर निष्पक्ष जांच हो और उसके बाद जो दोषी हो उनके विरुद्ध जो है बिना किसी भेदभाव के FIR दर्ज होनी चाहिए, हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसमें कार्रवाई होनी चाहिए आगे की। एक केस में भी अगर मैं कहता हूं अभी एक प्रभावी एक्शन ऐसा हो जाता है जो एक नजीर पेश हो जाए, तो ये पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस को, जो थाने हैं, उनको इसका सिग्नल चला जाएगा। एंड आई थिंक आफ्टर दैट इसको कोई जल्दी रिपीट नहीं करेगा इस तरह की घटना की। तो इसी घटना को एक एग्जाम्पल लेते हुए इसमें बिल्कुल हत्या का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जानी चाहिए, और मजिस्ट्रेट जांच भी 15 दिन से ज्यादा ना होनी चाहिए, उसमें पूरी हो, निष्पक्ष तरीके से हो। और अगर ये बात भी जो बात सामने आई जो पटेल जी ने कही, मैं उससे भी काफी सहमत हूं,
मजिस्ट्रेट जांच के बजाय, ये तो अगर हो जरूरत हो इसमें जुडिशियल जांच की जरूरत है, इसमें इंक्वायरी बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी ओके हो, बट दिस इंसिडेंट शुड बी मेड एन एग्जांपल। ये मेरा कहने का मतलब। बहुत शुक्रिया आलोक जी, बहुत धन्यवाद द्विवेदी जी, प्रभात त्रिपाठी जी, बहुत धन्यवाद ब्रजेंद्र, हमारे सहयोगी जुड़े थे इकरार, कपीस जी आपका धन्यवाद, और विकास राय आपका भी बहुत धन्यवाद। बहुत आभार सभी मेहमानों का। बड़ी पते की बात कही द्विवेदी जी ने, कहा कि इस तरीके की घटनाओं को, जैसे कोई क्रिकेट का कैंप होता है, ट्रेनिंग होती है बड़े बड़े एनसीए में, तो पुराने खिलाड़ियों के वो कैच, बैटिंग, बॉलिंग सब दिखाई जाती है। इतना बड़ा पुलिस तंत्र हम चला रहे हैं, इस तरीके की घटनाओं का एक ऑडियो विजुअल सेशन भी होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो पुलिस ट्रेनिंग का जो पैटर्न है या जो उनका सिलेबस है, मुझे नहीं पता क्या है सिलेबस में, लेकिन उस पर बहुत नए तरीके से काम करने की ज़रूरत है। एक ही महत्वपूर्ण बात। और दूसरी बात, आलोक जी कह रहे हैं कि अब छोड़िए, जो कुछ पीछे चला गया जाने दीजिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व चीफ सेक्रेटरी वो कह रहे हैं कि भाई इसी घटना को नज़ीर बना लीजिए, 15 दिन में जांच कर लीजिए, और जो लोग इसमें दोषी हैं टांग दीजिए उनको। जब एक बार ऐसे लोग टंग जाएंगे तो फिर लाठी उठाने में, निर्दोषों पर लाठी उठाने में हाथ ऊपर से ऐसे नीचे आएगा नहीं। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का